चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसके स्टेट पॉइंट्स में यहाँ पर फिर से बनाता हूँ। तो ये दो प्रेशर्स हैं, मिनिमम प्रेशर और एक इसका मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग जनरली जो मैक्सिमम प्रेशर है इसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर। और इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर। एक बॉयलर प्रेशर है, दूसरा कंडेंसर प्रेशर है। ठीक, अब इसमें स्टेट पॉइंट्स को फिट करते हैं, देखते हैं। पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या है। जो ये 1 to 2 प्रोसेस है, 1 to 2 प्रोसेस, यहाँ पर जो पहले आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ करता था, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज आइसोबारिक हीट एडिशन। दैट मीन्स कांस्टेंट हीट एडिशन अब हो रही है। 2 to 3 प्रोसेस है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। 3 to 4 प्रोसेस जो है वो आपका आइसोबारिक हीट रिजेक्शन हो जाएगा। और 4 to 1 प्रोसेस जो है वो आपका एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए मैं स्ट्रेट पॉइंट्स इसमें फिट कर रहा हूँ। 1 to 2 प्रोसेस। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एक कंस्टेंट तो गया कि ये हमेशा सेचुरेटेड लिक्विड से स्टार्ट होगा। नहीं, ये सेचुरेटेड लिक्विड से नहीं, ये नॉर्मल लिक्विड से भी स्टार्ट हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, दिस इज द वन पॉइंट। क्लियर? तो ये देखिए आप, इसका एरिया भी इंक्रीज हो सकता है। अब ये पॉइंट आपका ड्राई वेपर भी हो सकती है, वेट वेपर भी हो सकती है और सुपर हीटेड वेपर भी हो सकती है। क्लियर? तो चलो मैं अभी मान रहा हूँ कि ये सुपर हीटेड वेपर है। तो सुपर हीटेड वेपर अगर है ये, तो इसका अगर आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे तो दिस वन इज प्रोसेस, दिस इज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 2 to 3 प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक कह सकते हैं। आइसेंट्रोपिक ये रिवर्सिबल है और इस प्रोसेस को भी आप आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं, आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द 2-3, या आप इसको 2 to 3 ले सकते हैं या इसको दिखा सकते हैं। ठीक, ये सारे प्रोसेस अगर आपका यहाँ पर सेचुरेटेड लिक्विड से सेचुरेटेड वेपर से एक्सपेंशन होगा तो ये आएगा, सुपर से एक्सपेंशन होगा तो ये आएगा, और अगर वेट से होगा तो ये आएगा। क्लियर? ये जो हम समझ सकते हैं, ये सुपर हीटेड का है, सुपर हीटेड का पॉइंट है, ये आपका ड्राई का पॉइंट है और ये वेट का पॉइंट है। क्लियर? तो आप इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है 3 to 4। तो 3 to 4 प्रोसेस जो है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो दिस इज द 3 to 4। ये 4 पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं पे आ सकता है। से फॉर एग्जांपल ये आ गया। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जो कंडेंसर से जब हीट का रिजेक्शन हो रहा होता है, तो जो पॉइंट है यहाँ पर हमेशा इसको जो कंडेंसेट बोलते हैं, कंडेंसेट जो वाटर निकल रहा होता है उसको हम लोग सेचुरेटेड वाटर की तरह ट्रीट करते हैं, सेचुरेटेड वाटर की तरह ट्रीट करते हैं। ये एक एजम्पशन है। तो दिस वन इज द 4 पॉइंट। नाउ दिस 4 to 1 is again a reversible adiabatic compression process. So look like this. So आप अगर इसको और जो आपका कार्नाट पावर साइकिल था, इन दोनों को करेंगे, तो अगर एरिया अंडर द कर्व देखेंगे तो एरिया अंडर द कर्व कार्नाट is very limited, but in the area under the curve you can increase up to this point. That means heat interaction is more. So according to the first law of thermodynamics, heat interaction in cyclic manner is equivalent to the work interaction. So work जितना ज़्यादा heat interaction होगा साइक्लिक मैनर में, उतना ज़्यादा वर्क इंटरेक्शन होगा। तो आप वेपर पावर साइकिल में वर्क इंटरेक्शन ज़्यादा देख रहे हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या कार्नाट से भी ज़्यादा वेपर पावर साइकिल रैंकिन साइकिल का हो सकता है? नहीं होता है। रीज़न उसका है कि यहाँ पर कहीं पर रिवर्सिबिलिटी, अभी हमने assumption तो ले लिया है कि रिवर्सिबल है, लेकिन वो रिवर्सिबल साइकिल नहीं बन सकती। इज दैट क्लियर? सो इट्स अ इरिवर्सिबल साइकिल। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इरिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे इसके बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये जो कार्नाट साइकिल हमने बनाई थी, मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ। जो कार्नाट साइकिल हमने टीएस डायग्राम में बनाया हुआ है, दिस वन,
इसके पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं 1, दिस वन इज 2 डबल डैश 2 and 2 dash, so this is 3 double dash 3 dash and this one is 4. क्लियर, ये पॉइंट्स हैं। तो अब अगर इसमें मैं इफिशियंसी निकालूँ, रैंकाइन इफिशियंसी जिसको मैं थर्मल इफिशियंसी बोल रहा हूँ, सो दिस वन इज द नेटवर्क टू द क्यू एडिशन, यही तो आएगा। ठीक है, तो नेटवर्क का मतलब यहाँ पर क्या है, नेटवर्क का मतलब क्या है, दैट इज जो टरबाइन का वर्क है माइनस जो पंप का वर्क है, यही नेटवर्क होगा। हीट इंटरैक्शन में क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन माइनस क्यू रिजेक्शन भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक बार ये फिर से देखें, ये जो स्कीमेटिक थी, इस स्कीमेटिक में देखेंगे तो ये है WT, ये जो पॉजिटिव वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। फीड पंप वर्क रिक्वायर्ड होता है, बाहर से सराउंडिंग से वर्क इसमें रिक्वायर्ड होता है। कंडेंसर रिजेक्शन हीट की कर रहा है और बॉयलर हीट में क्यू का एडिशन कर रहा है। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो TS डायग्राम है, ओपन सिस्टम है, ये भी आपको मालूम है, इट्स नॉट अ क्लोज सिस्टम। तो ये ओपन सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है इसमें। तो ओपन सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, तो पहले WT कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। WT ओपन सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। तो ओपन सिस्टम में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना बताया गया है। कैसे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4 डिवाइसेस हैं। तो टरबाइन के लिए ओपन सिस्टम है, तो टरबाइन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो टरबाइन में आपको मालूम है कि कोई भी हीट इंटरैक्शन नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का इंटरैक्शन भी मिनिमम होता है एज कम्पेयर टू द इंथैल्पी चेंज। तो हम लोग सीधे यहाँ पर लिख रहे हैं WT इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज। तो इंथैल्पी चेंज में मान लेते हैं, मैं यहाँ पर ये पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी ये 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं इसको लिखूंगा पर किलोग्राम के लिए। मैं यहाँ पर मास ऑफ स्टीम जो फ्लो हो रही है, दिस इज द 1 किलोग्राम पर सेकेंड के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो दिस वन इज H2 माइनस H3। क्लियर, या इसको आप H2 डबल डैश माइनस H डबल डैश भी कंसीडर कर सकते हैं, या आप H2 डैश माइनस H3 डैश भी कंसीडर कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका बॉयलर का जो एग्जॉस्ट है उसकी क्वालिटी क्या है। WP की बात करें तो W पंप, तो पंप के लिए भी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में हीट इंटरैक्शन नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेग्लिजिबल होता है। तो दिस वन इज H1 माइनस H4, ये भी कर सकते हैं आप, H1 माइनस H4 भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ हीट एडिशन की। तो हीट एडिशन यहाँ पर कितना हो सकता है, हीट एडिशन का जो है वो आपका बॉयलर का है 0.1 to 2 या 1 to 2 डैश या 1 to 2 डैश। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम के बेसिस पे देखेंगे तो दिस वन इज H2 माइनस H1, या हम लोग H2 डैश माइनस H1 कर सकते हैं, या H2 डैश माइनस H1 कर सकते हैं। क्लियर, तो मैं यहाँ पर रैंकाइन एफिशिएंसी में इसके को लिखता हूँ WT माइनस WP। क्लियर, ये नेटवर्क मैंने लिखा था, तो दिस वन इज WT माइनस WP डिवाइडेड बाय Q एडिशन। तो WT माइनस WP अगर आप करोगे तो T दिस वन इज H2 माइनस H3 में एक भी कंसीडर कर रहा हूँ, माइनस H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय दिस वन इज द हीट एडिशन, सो दिस इज द H2 माइनस। तो अगर इसको थोड़ा सा रीशफल करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो दिस इज द H2 माइनस H2 माइनस H1 एक साथ आपने कर लिया, माइनस H3 माइनस H4 एक साथ कर लिया, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। सो इट कम्स, दिस इज 1 माइनस H3 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। क्लियर, तो H3 माइनस H4 क्या है, this is the 1 minus H3 minus H4 is the Q rejection divided by H2 minus H1 is the Q addition. So see the same thing कि आपका ये रैंकाइन इफिशियंसी का जो फार्मूला है और थर्मल इफिशियंसी फार्मूला है, both are same. Clear, both are same. So hence यहाँ से एक चीज़ ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो नेक्स्ट ये है कि इंथैल्पीज के कैलकुलेशन आप स्टीम टेबल से करेंगे, और उसके लिए आपको स्टीम टेबल देखना आना चाहिए कि स्टीम टेबल से कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
सी स्टीम टेबल में जो पॉइंट्स होते हैं वो जनरली सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर के पॉइंट्स होते हैं। तो आपका 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वन प्रॉब्लम, वन के कैलकुलेशन के लिए दिक्कत हो सकती है। तो वन का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, ये आपका बॉयलर प्रेशर है, ये आपका बॉयलर प्रेशर है और ये आपका कंडेंसर प्रेशर है। तो अगर आप प्रोसेस 1 to 4 देखें, मैं प्रोसेस 1 to 4 एक बार आप देखें, प्रोसेस 1 to 4 अगर आप एक बार देखेंगे तो इसको अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें इसमें, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें। तो चूंकि ओपन सिस्टम है इसलिए आप इसको डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इसको, डी यू को, दिस इज डी एच प्लस डी काइनेटिक एनर्जी प्लस डी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मैंने बताया आपसे नेग्लिजिबल होता है, ओपन सिस्टम है तो आपका डेल क्यू जो है वो भी नेग्लिजिबल होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निगेटिव वर्क है डी एच के लिए, ठीक। तो ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, जैसे मैंने पहले भी लिखा था पंप वर्क के लिए, H1 माइनस H4, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। लेकिन इसको हम एक दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं और वो ये है कि आपका जो डेल डब्ल्यू होता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि पंप वर्क इज इक्वल टू H1 माइनस H4, ये चीज़ लिखा है। पंप जो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होता है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होता है, ये सबको मालूम है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होता है। तो यहाँ अगर इस पॉइंट में देखेंगे तो अगर यहाँ पर हम इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर सेचुरेटेड लिक्विड का किस प्रेशर पे, कंडेंसर प्रेशर पर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर V4 कैलकुलेट कर लेता हूँ एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कंट्रोल कर लिया, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का चेंज कितना है, देखिए बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा P बॉयलर माइनस P कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर इज इक्वल टू H1 माइनस H4, ठीक। तो अगर देखिए स्टीम टेबल से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी और आपको H4 की वैल्यू मिल जाएगी, तो H1 की वैल्यू आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि वर्क रेशियो, वर्क रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो वर्क रेशियो इज सिंपल, दैट इज टरबाइन वर्क डिवाइडेड बाय पंप वर्क। टरबाइन और पंप वर्क के रेशियो को ही हम लोग वर्क रेशियो बोलते हैं, ठीक। बैक वर्क रेशियो क्या होता है, बैक वर्क रेशियो क्या होता है, दिस इज द रिवर्सल ऑफ दिस वर्क रेशियो WP अपॉन WT। इतनी बात समझ में आ गई? दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक। अच्छा, दो चीज़ें ये हो गई और आपको थर्मल इफिशियंसी कैलकुलेट करना आ गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप एक बार फिर से देखिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसकी इफिशियंसी इम्प्रूव किया जा सकता है। इफिशियंसी इम्प्रूव करने के तरीके हैं यहाँ पर, एक रीजनरेशन है, रीजनरेटिव साइकिल से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा रीहीट करके कर सकते हैं, रीहीट साइकिल बना के कर सकते हैं। और तीसरा रीजनरेटिव रीहीट साइकिल, और तीसरी साइकिल आपकी इसमें है रीजनरेटिव रीहीट, एंड थर्ड वन इज ओके। अभी यही दो आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग एक बार फिर से इसको, जो मैंने आपको बुक भेजी है उसमें आप देखिएगा, ठीक है। और स्टीम टेबल आप लोग अरेंज करिए, स्टीम टेबल अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि स्टीम टेबल के बिना यहाँ पर कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।